कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स को इशू करने के बाद फॉरफिट करती है और फॉरफिटेड शेयर्स को जब पब्लिक में रीइशू किया जाता है तो दो कंडीशन सामने हो सकती है। पहली जो हमने कल डिस्कस कर ली है कि जितने फॉरफिटेड शेयर्स हैं उन सभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को पब्लिक में रीइशू किया जाए, या कभी कंडीशन ये होती है कि एक टाइम में हम कम ही शेयर्स रीइशू करते हैं, कुछ को हम बाद के लिए रोक लेते हैं। मीन्स जितने सेल हो रहे हैं उतने तो सेल कर दें, जो नहीं सेल हुए उन्हें बाद में सेल कर दिया जाएगा, रीसेल कर दिया जाएगा, सेल नहीं रीसेल। तो जब पार्शियल रीइशू होता है यानी टोटल जितने फॉरफिटेड शेयर्स हैं उतने रीइशू नहीं किए जाते, तो ऐसे में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट लेके जाएंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जो हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं वो कौन सा अमाउंट होता है, फॉरफिटेड शेयर्स में से रीइशू के लॉस को डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम सभी शेयर्स को रीइशू नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में पार्शियल अमाउंट का कैलकुलेशन हमें करना होता है, और जितने रीइशूड शेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं के बेस पर जो अमाउंट आपका रिमेनिंग होगा उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसकी आप एक एंट्री देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, उससे आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 8.121। अब ये बुक जो है मेरे सामने, ये तो है 2019 एडिशन। आप लोग अपने में क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना कौन सा है। क्वेश्चन है, दो केसेस में क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। नंबर 1, the directors of Devendra Limited resolved on 1st January 2010 that 100 equity shares of ₹10 each, ₹8 paid up, be forfeited for the non-payment of final call of ₹2 on 1st February ₹2। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इन शेयर्स को कंपनी ने क्यों फॉरफिट किया है। 100 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है क्योंकि इन पर 10 रुपीज तो क्या हो गए, पेड अप हो गए, मांगे गए, मिल गए, बट 2 रुपीज की फाइनल कॉल जो है नहीं दी शेयर होल्डर्स ने, क्योंकि कंपनी ने कॉल की बट शेयर होल्डर्स ने उसका पेमेंट नहीं किया। तो फाइनल कॉल के नॉन पेमेंट की वजह से हमने 100 शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। जनरल एंट्री पहले फॉरफिचर की बना लेते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टोटल 10 रुपीज के शेयर पर 10 रुपीज कॉल्ड अप कर लिया गया, तो 100 into 10 कितना आ जाएगा, 1000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 से। यस मैम। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कर सकते हैं, या शेयर फाइनल फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब आपको 8 पेड अप हो गया तो 8 रुपीज रिसीव हो गए, 100 into 8 800 रुपीज। और what amount, the amount which has not been received, that was 2 rupees per share का फाइनल कॉल 200 रुपीज। क्लियर? ये एंट्रीज शायद अभी दिख नहीं रही है आपको। सबको समझ आ रहा होगा अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज है आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, और 800 रुपीज शेयर यहाँ लिख देती हूँ मैं जिससे दिखाई दे, और 800 रुपीज शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, और 200 रुपीज शेयर कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, स्क्रीन में प्रॉब्लम है क्या, बहुत मिनिमाइज। चलिए, इसके बाद हाँ अब दिख रहा होगा आपको। इसके बाद इन्होंने आगे क्या किया है, ऑन 2nd February 60 of these shares were reissued at the rate of 7 per share as fully paid up।
इन शेयर्स में से जो शेयर हमने फॉरफिट किए, सबसे पहले ये देखिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया, 100 शेयर्स को। इनमें Yes, ma'am. से उन्होंने रीइश्यू पूरे 100 नहीं किए, यही फर्क है। पिछले लास्ट जो कल मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें पूरे के पूरे रीइश्यू हो गए थे, जितने फॉरफिटेड थे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिए, फॉरफिट किए जितने शेयर्स, उनको सबको क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। बट यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं उनमें से कुछ शेयर्स को ही रीइश्यू किया है। 100 में से हमने कितने शेयर्स को रीइश्यू किया, ओनली 60 शेयर्स को। 40 शेयर्स अभी हमने रीइश्यू नहीं किए। कैसे रीइश्यू किए इन्होंने, पूरा 10 रुपीज का यानी फुल्ली पेड अप मानकर, और कितने में रीइश्यू किया, ₹7 पर शेयर, यानी जब हमने 7 को सेल किया तो ₹7 पर शेयर पर आपने इसको रीसेल किया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि लॉस हो रहा है, 10 रुपीज का शेयर रीइश्यू होने पर 7 रुपीज में ही सेल हो रहा है, तो आपका फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में आप अमाउंट जो शो करेंगे वो नंबर ऑफ 60 शेयर्स विच यू आर गोइंग टू रीइश्यू। आप 100 पूरे रीइश्यू नहीं कर रहे, जितने हमने 100 फॉरफिट किए थे वो पूरे रीइश्यू नहीं हो रहे। हमारे कितने रीइश्यू हो रहे हैं, ओनली 60 शेयर्स। 60। तो ये जो 60 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, इन 60 शेयर्स के बेस पर ही, कैमरे में अब आएगा, इन 60 शेयर के बेस पर ही हम रीइश्यू की एंट्री शो करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन रही। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे 60 इंटू 10 फुल्ली पेड अप, तो 10 रुपीज पर शेयर उसकी फेस वैल्यू है, तो यहाँ शेयर कैपिटल में क्रेडिट होंगे 600 रुपीज। कितने में रीसेल हो रहा है, 7 पर शेयर, यानी 60 इंटू 7। 7 रुपीज है, आप अपने आप देखें, माइक 420 ऑफ करिए, डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। तो 7 रुपीज पर शेयर से हमें बैंक से कितना अमाउंट रिसीव होगा, 420, और कितना रिसीव नहीं होगा, कितना आपको रिसीव हो जाएगा, कितना अमाउंट रिसीव नहीं होगा, 60 इंटू 3 पर शेयर। चौक कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। तो कितना आएगा, 180 रुपीज, ये आपके अमाउंट शो कर दिए जाएंगे। क्लियर। अब क्या हमने पूरे शेयर्स को रीइश्यू किया, नहीं, तो फिर हम शेयर कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ले जाएंगे वो डायरेक्टली ऐसे नहीं ले जाएंगे कि आपको फॉरफीचर पर 800 का प्रॉफिट हुआ था, इसमें से हम 180 माइनस कर दें और जो रिमेनिंग अमाउंट हो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर चेंज होगा। आपको उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं। वो कैसे करेंगे हम, उसका एक वर्किंग नोट देख लीजिए, और ये वर्किंग नोट आपको प्रॉपर बनाना होता है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 100 शेयर्स पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना था बताइए, ये वर्किंग नोट बना रही हूं मैं लास्ट एंट्री से पहले। 100 शेयर्स पर फॉरफिटेड अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पर पूरा प्रॉपर, ऑन 100 शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट इज इक्वल टू 800। तो 1 पर 800 इंटू अपॉन 100,
तो 60 शेयर्स पर जितने आपने रीइश्यूड किए हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट आप पहले फाइंड आउट करें। तो क्या करेंगे, 800 अपॉन 100 इंटू 60 और इसे सॉल्व कर। 100 शेयर्स को आपने फॉरफिट किया तो उन पर आपको फॉरफिटेड अमाउंट कितना रिसीव हो चुका था, 800, जो हमने एंट्री में फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था, याद होगा सभी को, लास्ट 2 एंट्रीज में बता चुकी हूँ मैं। तो 1 पर कितना होगा, 800 अपॉन 100, तो 60 शेयर्स का फॉरफिटेड यानी पार्शियल अमाउंट ऑफ रीइश्यूड शेयर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना आएगा जरा बताइए मुझे। 480, ठीक है। अब इन शेयर्स पर यानी 60 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितना है, 480। तो ऑन 60 शेयर्स forfeited amount is equal to 480, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। इसमें से लेस करेंगे लॉस ऑन रीइश्यू। इन्हीं शेयर्स पर तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रीइश्यू। कितना इस रीइश्यू पर लॉस हो रहा है जरा बताएंगे। 180 रुपीज। तो आपको कितना बचेगा इसमें से, कितना रिमेनिंग अमाउंट होगा, कहाँ ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व आपका कितना हो गया, 300। जनरल एंट्री क्या बनाएंगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफरेशन की, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कितने अमाउंट से एंट्री शो करेंगे हम, 300 रुपीज से। कितने अमाउंट से एंट्री शो की जाएगी, 300 से। 300 से। ये सभी को प्रॉपर वे में नोट, मैंने बोला है कंपनी में पार्टनरशिप में वर्किंग नोट प्रॉपर बनेंगे और उनके मार्क्स होते हैं बकायदा। एंट्री क्या है, एंट्री बता दे रही हूँ मैं। एंट्री क्या होगी, जिनको डाउट हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। एक और टर्म है, जरा थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, शायद हमने स्टार्टिंग में डिस्कस ना की हो। यहाँ पर 300 आ जाएगी। ये टर्म है कैपिटल रिजर्व। एक और टर्म आती है रिजर्व कैपिटल। शायद हमने स्टार्टिंग में इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है या नहीं, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, एक कंपनी ने पब्लिक में 10 रुपीज का एक शेयर ऑफर किया, फॉर एग्जाम्पल। पब्लिक कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में वो 10 रुपए चाहे जैसे चाहे वैसे मांग सकती है। ये सब अब आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक के एंड तक आते आते, कि कंपनी जैसे चाहे वैसे वो अमाउंट होल्ड कर सकती है। एक एक करके 10 बार में मांगना चाहे तो ऐसे मांग सकती है। बस इतना है कि मैंडेटरी है कि कुछ परसेंटेज फिक्स है कि 25% मिनिमम उसको एप्लीकेशन, फिर 25% मिनिमम उसको किस पर लेना है, अलॉटमेंट पर। तो वो जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती रहे। अदरवाइज वो जैसे चाहे वो वैसे अपने शेयर्स पर पैसा रिसीव कर सकती है, जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में चाहे कंपनी रिसीव कर सकती है। लेकिन कई बार कंपनी फेस वैल्यू का कुछ अमाउंट छोड़ देती है कि कभी कंपनी को ज्यादा लॉस हुआ और कंपनी को बंद करना पड़ा हमें, तो उस टाइम भी बहुत सारे वाइंडिंग अप के खर्चे होते हैं। वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी को क्लोज करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब तो कंपनी क्लोज हो रही है तो कोई उसे लोन भी नहीं देगा। तो ऐसे में बहुत दूर का सोच करके कई बार कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू का कुछ पार्ट पब्लिक से, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनसे रिसीव नहीं करती। उसे किस टाइम के लिए छोड़ देती है, जब बाइंडिंग अप होगा तभी उस पार्ट को मांगा जाएगा। मान लीजिए 10 रुपए के शेयर में से 8 रुपए तो हमने मांग लिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और 2 रुपए हमने छोड़ दिए कि हम कब मांगेंगे, जब कभी कंपनी क्लोज होगी, उस टाइम हम इसको 2 रुपीज को कॉल करेंगे। देना पड़ेगा, शेयर होल्डर है तो देना पड़ेगा उसको अमाउंट।
क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड तो है ना, जितने का शेयर है उसका पूरा अमाउंट उसे ड्यूरिंग लाइफ टाइम जब जब कॉल किया जाएगा देना पड़ेगा। तो शेयर की वैल्यू का वो पार्ट जिसको वाइंडिंग अप के टाइम पर कॉल किया जाता है उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखना, ये कैपिटल रिजर्व है, ये अलग है, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो क्या है, रिजर्व कैपिटल है। तो रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? रिजर्व कैपिटल इज द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वो कैपिटल जिसको कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पर शेयर होल्डर से कॉल करती है उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार इसका क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को मैंने इसलिए ये स्पेशली और एक बार रिपीट करके बताया है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो बीच में छूट जाए तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि रिजर्व कैपिटल कौन सी होती है। लेकिन ये है आपका कैपिटल रिजर्व, ये होता है आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद और उन्हें री इशू करने के बाद फॉरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस रहता है वो बार बार नहीं होता, हर साल, ये रेगुलर नेचर का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम इसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व। लास्ट ईयर 2 टाइप के रिजर्व पढ़े थे ना, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कौन से रिजर्व होते हैं? जो रेवेन्यू प्रॉफिट यानी रेगुलर प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाए जाते हैं, नॉर्मल जो हमें ईयर के एंड में P&L अकाउंट से प्रॉफिट होता है उसके एक पार्ट को हम रिजर्व में जब ट्रांसफर करते हैं तो वो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व होते हैं। लेकिन अगर किसी एसेट को सेल करने से या शेयर्स को री इशू करने से या कोई और ऐसा स्पेसिफिक जो अदर ऐसा वर्क है जो कि हम रेयरली करते हैं और उससे हमें जो प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट से अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो उस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसीलिए हम री इशू हर एक कंपनी को जरूरी नहीं कि फॉरफिट हो उसके शेयर, ये भी जरूरी नहीं कि री इशू हो, और ये भी जरूरी नहीं कि उस प्रोसेस में उनको प्रॉफिट हो सकता है उतने में ही जितना उनको लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही री इशू हो जाए। तो ये जो प्रॉफिट है ये भी रेयर होता है, रेगुलर नेचर का नहीं होता है, इसलिए इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये रेगुलर नेचर का रिजर्व नहीं है, ये रेयरली होने वाले प्रॉफिट से बनने वाला रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व के बीच का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने लास्ट ईयर थ्योरेटिकल पढ़ा है। दूसरा एक और चीज समझ में आ गई होगी इससे, रिजर्व कैपिटल अलग चीज है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, और कैपिटल रिजर्व अलग है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो वाइंडिंग अप के टाइम पर कॉल की जाती है, और जबकि कैपिटल रिजर्व हमारा नॉर्मल रिजर्व है जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब सबको समझ में आ गया कि पार्शियल री इशू के टाइम पर जनरल एंट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी टाइप का नेक्स्ट इसका केस है, उसका एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके मुझे यहाँ पर बताएंगे। जब कोई कंपनी जितने फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको टोटली रीइशू कर देती है, फिर तो आप सीधे फॉरफिटेड जो अमाउंट रिसीव कर चुकी होती है कंपनी, उसमें से रीइशू के लॉस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट लेस करने के बाद रिमेनिंग होता है उसे कैपिटल रिजर्व में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। बट कंडीशन कब चेंज होती है? जब हम फुली फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू नहीं करते बल्कि पार्शियल री इशू करते हैं, तो ऐसे में हमें उतने ही शेयर जिनको हमने री इशू किया है उन्हीं के अमाउंट को के इक्वल टू क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? फॉरफिटेड अमाउंट। और फिर उस फॉरफिटेड अमाउंट में से री इशू के लॉस को डिडक्ट करते हैं और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी हमारा फॉरफिचर अकाउंट में रहता है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हमारे जो बचे हुए शेयर्स है, रिमेनिंग शेयर जिनको हमने री इशू नहीं किया, अभी उन पर भी प्रॉफिट होगा, हो सकता है फ्यूचर में, तो वो भी हो सकता है आगे जाके सेल करें, आज नहीं किए फ्यूचर में आगे रीसेल करेंगे हम, तो उन पर जो प्रॉफिट होगा उसे हम उसी टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
तो ऐसा इस वजह से किया जाता है। तो जितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी रीइश्यू करती है उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ फॉरफीचर कैलकुलेट करके और उसका रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करें। क्लियर सभी को?